हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अपने आरपीएससी का फर्स्ट पेपर की जनरल साइंस को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक करवा दिया परमाणु एवं अणु। आज अपने सेकंड टॉपिक कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और अपने सिलेबस का चैप्टर कह लो या टॉपिक कौन सा है, सेकंड। आपको मैंने पीडीएफ सेंड कर दी थी टेलीग्राम पे, वैसे इसी चैप्टर की भी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। आपको नोट्स की बनाने की कोई भी टेंशन नहीं होगी। आओ अपने स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, फट जाता है दूध। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या लग जाएगी, जंग। अंगूर का किण्वन हो जाता है, बनती है अंगूर से बियर। भोजन पकाया जाता है, पकता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सारी अपनी डेली लाइफ वाली बातें हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति एवं पहचान कुछ ना कुछ बदल जाएगी। अब भोजन पहले कच्चा होता है, वो कैसे होता है और पकाने के बाद कैसा, तो पहचान बदलगी। पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूध का फटना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया है। दोबारा चेंज करके अपने उसको दूध नहीं बना सकते ना, तो वही रासायनिक प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब रिएक्शन क्या है, अनुत्क्रमणीय होगी, रिवर्सेबल नहीं होगी। अब बस सिर्फ फॉरवर्ड आगे की ओर ही चलेगी। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो वो तो अपने को करने की इतनी लोड नहीं है, ये देख लेना बस, ये अंडरलाइन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। मैग्नीशियम को अपने वायु के साथ दहन किया, तो वायु में कौन सी गैस यूज कर ली, ऑक्सीजन। दहन करने में ऑक्सीजन आती है, तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर जो रिजल्ट बना है वो देखो। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो ये बहुत क्वेश्चन यदि लेवल का बनता है तो ये पूछा जा सकता है कि जो मैग्नीशियम का आपने रिबन लिया था वो कौन सी लोह के साथ जला था, तो चमकदार श्वेत लोह के साथ जला था। और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और चूर्ण कैसे कलर का बना था, श्वेत का। लोह श्वेत थी, चूर्ण भी कैसा बना, श्वेत। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच में होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ये क्रियाकलाप सेकंड वाला है, क्या है, दानेदार जस्ते यानी कि जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हुआ, Zn प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बना, ZnSO4 प्लस में क्या बना, H2। ये H2 गैस अपने को बाहर निकलती हुई यहाँ दिखाई है। तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रक्षेपण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अपने को कैसे पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या भौतिक अभिक्रिया हुई है। भौतिक अभिक्रिया जो ऊपर से दोबारा क्या होती है, उत्क्रमणीय, चेंज होके वापस मेन रिएक्टेंट बना सकती है। और रासायनिक में एक बार यदि प्रोडक्ट बन गया तो वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाओगे आप। अवस्था में परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपकी अवस्था में क्या, जो रिएक्टेंट होता है उसकी अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखो मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो अब अवस्था में परिवर्तन हो गया, पहले रिबन था अब क्या बन गया, वो चूर्ण। रंग में परिवर्तन हो गया, श्वेत कलर का हो गया। गैस का निकास, अभी मैंने हाइड्रोजन गैस वाला एग्जाम्पल दिया। तापमान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। अब कोई रिएक्शन उष्मा को लेगी तो वो रिएक्शन उष्मा कौन सी हो जाएगी, शोषी। और कोई रिएक्शन है वो उष्मा को बाहर निकालेगी तो वो कैसी हो जाएगी, उष्मा क्षेपी।
यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रीतात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होगा। अब एक इतना बोल के मैं कहूँ, एक सीधा मैं सिंबल की फॉर्म में बता दूँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन चेंजेस टू MgO। लास्ट में क्या कर देंगे, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, यहाँ पे Mg 2 है तो बैलेंस करने के लिए 2, रिएक्शन कंप्लीट। तो ये हो गए प्रीतात्मक सिंबल फॉर्म। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है, इसे शब्द सारणी के रूप में लिखना सबसे सरलतम है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ये तीर के इस साइड होते हैं, उसे अभिकारक बोलते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद के में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर, ये वाले तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच जो योग हो रहा है, जैसे Mg प्लस O2 का योग हो रहा है, तो इनको प्लस द्वारा चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लेफ्ट साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच यदि प्रोडक्ट कोई 2 बन रहे हैं तो उनके बीच में भी प्लस लगाकर दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर बनता है, ऐसे ही बनाया था अपने। तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया फॉरवर्ड जा रही है कि बैकवर्ड। फॉरवर्ड ये होता है, बैकवर्ड ये होता है, पुठाना। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त व उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो आप उपरोक्त शब्द सारणी इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो मैं आपको शुरू से लिखती आ रही हूँ। Mg प्लस O2 चेंजेस टू MgO। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस करना आगे सिखाएंगे। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती कर तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो वो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम में वायु में जलने का ढांचा समीकरण के अंदर दर्शा दिया। अभी सिर्फ दर्शाया, अभी इसको संतुलित नहीं किया। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण याद होगा, यो मैंने आपको परमाणु और अणु वाले लेसन में समझाया है, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसलिए पता है आपको, सिलेबस भी इसी फॉर्मेट में सजाते हैं कि पहले परमाणु अणु के अंदर कुछ बातें सीख के फिर वो केमिकल वाले लेसन में आ जाएंगे, केमिकल इक्वेशन वाले में। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था। C प्लस O2 चेंजेस टू CO2, इनका भी योग 44 ग्राम है और इनका भी 44 है, तो ये क्या हो गए, बैलेंस हो गए। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले व उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसलिए इसे कंकालिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। पहले वाली जो समीकरण है जो बैलेंस नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करें। अब आपको एक वो याद है जिसमें जिंक लिया था, प्लस में H2SO4 दानेदार जिंक चेंजेस टू ZnSO4 प्लस में H2 गैस निकली थी। अब उसको बैलेंस करने का देख रहे हैं। तो हिंदी में तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड तनु लिया था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, और इसको यदि अपने शब्दों में ये ऐसे सिंबल की फॉर्म में ZnH2SO ZnSO4 प्लस में H2O। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों तत्व परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। देखो अब ऐसे समझाती हूँ, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन कितने 2 हैं, इधर SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है, इधर भी Zn 1 है, इधर भी Zn है, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल। ये देखो
Zn इधर भी एक, इधर भी एक, इधर दो, इधर दो, इधर एक, इधर एक, इधर चार, इधर चार। तो रिएक्शन बैलेंस भी होती है, ऐसे नहीं कि हर बार बैलेंस करनी पड़ेगी आपको। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए ये एक संतुलित समीकरण है। अब एक रिएक्शन और दी है, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस में H2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? कहाँ, इधर Fe 1 है और इधर Fe कितने हैं भाई? 3। ये पैरों में लगा हुआ है ना, इसका मतलब Fe कितने? 3। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्या है? बैलेंस है। तो अपने क्या करें, Fe यहाँ पे 3 है तो इसके आगे 3 लगा दूँ, लगा दिया, ठीक है। तो ये Fe हो गए 3। अब अपने क्या देखें, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब अपने ऑक्सीजन देख लें, इधर ऑक्सीजन 4 है तो इसके आगे क्या लगा दूं? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8 हो गए ना, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ये 4 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या लगा दूं? आगे 4। ये भी 4 दूनी 8, ये भी 4 दूनी 8, Fe3, ऑक्सीजन 4 और 4 हो गए बैलेंस। तो ये पहले तो ये चीज़ थी, 1 से 3, इधर 2 2, 1 1 1 4। अब इसको चरणबद्ध तरीके से ऐसे ही संतुलित करना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि इधर क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा बता देती हूँ, Fe प्लस H2O चेंजेस टू Fe3O4 प्लस में H2। Fe इधर 3 है तो बेटा पहले मेटल को स्टेबल कर लो। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है ना, इधर 4 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4। अब ये सारी रिएक्शन क्या होगी? अपनी बैलेंस होगी। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। आप सोचो चेंज ही कर दे सूत्र, ऐसा नहीं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते H2O4, ये तो कुछ और ही बन गया, वाटर आई नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार होगी, ये वाली आंशिक रूप से। ये भी आंशिक है क्योंकि इसके अंदर क्या बैलेंस नहीं है, अभी Fe बैलेंस नहीं है, ठीक है। Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु क्या लगा दें, हाइड्रोजन के आगे मैंने 4 लगा दिया था ना, तो वो 8 हो जाएंगे दोनों तरफ, वो किया इन्होंने, लगा दिया। अब क्या नहीं संतुलित, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए, तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक की असंतुलित है, वो कौन सा? अपना लोहा। तो उसके आगे क्या लग जाएगा? अपना 3 लग जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है वो अपने पास क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या की परिकलन करते हैं। समीकरण 1.9 में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि का नाम क्या? हिट एंड ट्रायल। ट्रायल ही कर रहे हैं, ट्राई करके देख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या यूज करनी है और उस विधि का नाम क्या है? हिट एंड ट्रायल। ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इतना पढ़ाया है। भौतिक अवस्था के संकेत लिखने। उपरोक्त लिखे समीकरण संतुलित समीकरण को सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण में हमें अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में पता लगता है? भी ये सॉलिड हैं कि लिक्विड हैं कि एक्वेटिक हैं कि गैस है? नहीं पता लग रहा ना, तो इसके ब्रैकेट में लगा देंगे लिख लिख के। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक व उत्पादों के रासायनिक सूत्र, उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारक व उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय और ठोस को ऐसे लिखते हैं: गैस, लिक्विड, एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी कि जलीय, और सॉलिड दर्शाया गया है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे एक्वेटिक कहते हैं। जल के अंदर कोई भी उत्पाद या अभिकारक घुला हो तो उसे क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित हो। तो अब देखो कैसे लगा दिया, पहले ये समीकरण लिख दी थी। अब Fe लोहा कैसा होता है? सॉलिड, तो ब्रैकेट में सॉलिड। H2O कैसी है? गैस ली है, यानी कि भाप ली है, वाष्प ली है। जो बना है Fe3O4 वो कैसा बना है? सॉलिड, और H2 गैस। तो यहाँ से सारा कुछ पता लग रहा है कि बैलेंस भी हो गया है और कौन क्या फेज के अंदर है ये भी पता लग गया। ध्यान दीजिए कि समीकरण 1.10 में H2O गैस चिन्ह का उपयोग किया गया। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है।
प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता जब तक ये आवश्यक ना हो। हर में लिखता अच्छा नहीं लगता। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के ऊपर निशान लगा कर दर्शा सकते हैं। मान लो आपने टेम्परेचर कितना लिया, प्रेशर, जैसे ये रिएक्शन है CO+H2 चेंजेस टू मैथिल एल्कोहल, तो इसके ऊपर आपने तीर के ऊपर बता दिया कि ये कितने प्रेशर पे हुई है, 340 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि दाब की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर होती है। जैसे ये रिएक्शन आप सभी को पता है, ये चाहे नॉन बैकग्राउंड है साइंस वाले, उनको भी पता होती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है कि CO2 और H2O मिलकर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज O2 और H2O बनाते हैं। इसको बैलेंस करना सीख लेना, 6 12 6 6, तो 6 12 66 ऐसे याद करते होते हैं इसको। और इसके ऊपर तीर के ऊपर भी सूर्य का प्रकाश मिलेगा। और कहाँ होगी ये रिएक्शन, प्लांट की जो लीफ होती है उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट के अंदर होती है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। इसी प्रकार के आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं। तो ये आप संतुलित करके देखना, ये सारे जो भी संतुलित करने वाला तरीका बताया उससे ये सोल्व हो जाए तो मतलब आपका ये टॉपिक क्या हो गया, तैयार हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से आपको रिएक्शनों को बैलेंस करना यदि सीखना है तो पहले 2-3 एग्जाम्पल जो मैंने दिए वो सीख के उसके बाद ये वाले करके देखना, आपसे हो जाएंगे। तो मतलब आपने संतुलित करना सीख लिया। नहीं है होंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो साइंस वाले हैं वो तो कर लेंगे। थोड़े से जो आर्ट्स बैकग्राउंड से उनको थोड़ी सी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने में दिक्कत होगी, तो वो एक बार ट्राई करके देखना। धीरे धीरे क्या है, इधर 2 जोड़ना है, इधर 4 जोड़ना है और बैलेंस होने लग जाएंगी। ठीक है, अब अपने कल स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है और मोस्टली एक पहले मैंने पीजीटी के एग्जाम में देखा था, ये क्वेश्चन आते हैं इसमें से। जो ये संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, तो पूछ लेते हैं रिएक्शन दे के कि बताओ ये कौन से का है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है या द्विविस्थापन का है या संयोजन का है। तो इसको अपने अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच।